हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। और आज का जो टॉपिक है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आप लोग को जो जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपके घर में बिजनेस है तो भी आपको बहुत अच्छे से जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जीएसटी किस तरह से एडजस्ट होती है, किस तरह से टैक्स का पेमेंट होता है, कितने तरह के लेजर इसमें मेंटेन होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स को के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं जो जीएसटी है, जीएसटी में टोटल 3 ऑनलाइन लेजर होते हैं। एक होता है आपका कैश लेजर, एक होता है आपका आईटीसी लेजर, और एक होता है आपका लायबिलिटी लेजर। कैश लेजर में बेसिकली हम लोग अमाउंट डिपॉजिट करते हैं थ्रू चलान। जब भी हमें कोई टैक्स का पेमेंट करना होता है तो हम लोग चलान के थ्रू वो पेमेंट जीएसटी के पास डिपॉजिट करते हैं, जीएसटी गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट किया जाता है, और वो अमाउंट आपका कैश लेजर में जाके क्रेडिट हो जाता है। जब हम लोग कोई आउटवर्ड सप्लाई करते हैं और कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो वो लायबिलिटी शो होती है लायबिलिटी लेजर में। और आईटीसी लेजर में जो हम लोग का गुड्स परचेज किया जाता है उस पर जो हमें आईटीसी मिलती है वो जाके आपकी आईटीसी लेजर में क्रेडिट होती है, डेबिट होती है, सॉरी। तो ये आपके डिफरेंट लेजर हैं, कैश लेजर, आईटीसी लेजर एंड लायबिलिटी लेजर। और एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि हमने अगर गुड्स परचेज किया है तो उसकी हम आईटीसी क्लेम करते हैं। तो अब यहाँ पे एक और बात आती है कि जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो पहले आईटीसी से एडजस्ट करने के बाद अगर लायबिलिटी बच रही है तो हमें टैक्स का पेमेंट करना होता है गवर्नमेंट को, अदरवाइज नहीं करना होता है। फॉर द एग्ज़ाम्पल, आपने 2 लाख रुपीज़ का गुड्स सोल्ड किया और 10% जीएसटी रेट है, तो इसका मतलब हो गया 2 लाख का 10% 20,000 आपने जीएसटी कलेक्ट करी जो आपको गवर्नमेंट को पे करनी है। बट वो आपने गुड्स परचेज भी किया होगा। फॉर द एग्जाम्पल, वो गुड्स आपने परचेज किया था 1,50,000 और उस पर 10% आपने जीएसटी पे की थी, मीन्स 15,000 जीएसटी आप ऑलरेडी पे कर चुके थे। तो अब आपको कितना पेमेंट करना है, 20,000 से 15,000 माइनस करने के बाद 5,000 का पेमेंट हमें करना होगा। तो जो 15,000 है ये आपकी आईटीसी लेजर में अकाउंट में होगा बैलेंस, जो 20,000 है वो लायबिलिटी लेजर में होगा, और जो 5,000 रुपीज़ आपको जमा करना है वो थ्रू चलान जब हम जमा करेंगे तो ये कैश लेजर में जाके आपका डिपॉजिट हो जाएगा, और फिर इसी से हम क्या करेंगे, जीएसटी का पेमेंट कर देंगे। तो बेसिकली 3 लेजर होते हैं। और एक और पॉइंट आपको सेट ऑफ का याद रखना है कि अगर आपके पास आईजीएसटी का बैलेंस है तो आप अपनी जो लायबिलिटी है, चाहे वो आईजीएसटी लैब की लायबिलिटी हो, एसजीएसटी की लायबिलिटी हो, एचजीएसटी की लायबिलिटी हो, एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सीजीएसटी का बैलेंस पड़ा हुआ है तो इससे आप सिर्फ सीजीएसटी की लायबिलिटी और आईजीएसटी की लायबिलिटी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एसजीएसटी का बैलेंस है तो आप सिर्फ एसजीएसटी और आईजीएसटी की लायबिलिटी सेट ऑफ मीन्स एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए अब क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दीज रजिस्टर लेजर आर मेंटेन्ड ऑनलाइन, क्रेडिट लेजर, टैक्स लायबिलिटी लेजर एंड कैश लेजर। ये पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑनलाइन 3 लेजर मेंटेन होते हैं, टैक्स लायबिलिटी जो लायबिलिटी शो करता है, और जो हम लोग ने गुड्स परचेज़ किया था उसकी जो आईटीसी होती है वो क्रेडिट लेजर में शो होती है, और जो थ्रू चलान हम लोग कैश डिपॉजिट करते हैं वो कैश लेजर में शो होती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पेमेंट मेड थ्रू चलान विल बी क्रिएटेड टू विच रजिस्टर एंड लेजर्स। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी हम लोग पेमेंट करते हैं वो जाके थ्रू चलान करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अकाउंट में हमारा ट्रांसफ़र होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, what is deemed to be the date of deposit in the electronic cash ledger, मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कौन सी डेट ट्रीट की जाएगी डिपॉजिट की। सपोज़ आज हमने पेमेंट किया, आज मेरे अकाउंट से डेबिट हो गया, बट जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है उसमें अमाउंट क्रेडिट नहीं हुई और उसमें अमाउंट क्रेडिट हुई कल।
तो कौन सी डेट एज्यूम की जाएगी? जिस डेट को आपके अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट हो गया है वो वाली डेट एज्यूम मानी जाएगी डेट ऑफ डिपॉजिट, या जिस डेट में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट क्रेडिट हो रही है वो डेट ऑफ डिपॉजिट मानी जाएगी। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन है जिस डेट में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट डिपॉजिट होती है वही डेट आपकी डेट ऑफ डिपॉजिट ट्रीट की जाएगी। फॉर द एग्ज़ाम्पल, फ्राइडे को आपने कोई पेमेंट किया, आपके अकाउंट से फ्राइडे को अमाउंट आपकी अकाउंट से लेस हो गई, बट वो अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट हुई मंडे को, तो डेट ऑफ डिपॉजिट मंडे को ट्रीट किया जाएगा, ना कि फ्राइडे को। मीन्स जब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट डिपॉजिट होगी वही डेट ऑफ डिपॉजिट ट्रीट की जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, what gets debited to the electronic credit ledger? Match input tax credit, provisional input tax credit, unmatched input tax credit। मैच इनपुट टैक्स क्रेडिट का मीन्स होता है जो आईटीसी हम क्लेम कर रहे हैं वो पोर्टल पे भी शो हो रही है। अनमैच इनपुट टैक्स क्रेडिट का मीन्स होता है कि जो हम आईटीसी क्लेम कर रहे हैं जो मेरे अकॉर्डिंग परचेज़ है, बट जो जीएसटी पोर्टल में 2A में परचेज शो हो रही वो डिफरेंट है, तो अनमैच इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। और अगर गवर्नमेंट ने या जीएसटी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजनली प्रोवाइड किया है तो इसमें से कौन सी अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मैच इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपका क्रेडिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, और अनमैच इनपुट टैक्स क्रेडिट भी होगा, बैलेंस जाएगा, और प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस भी आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट विच लायबिलिटी? एक पॉइंट यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी बैलेंस है उसका पेमेंट हम सिर्फ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए ही कर सकते हैं। अगर कोई इंटरेस्ट का पेमेंट हमें करना है, कोई पेनाल्टी का हमें पेमेंट करना है, तो उसके लिए हमें चालान के थ्रू कैश लेजर में अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ेगी और तभी उसका हम पेमेंट कर पाएंगे। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज़ सिर्फ हम आउटपुट टैक्स पेबल के लिए ही कर सकते हैं और इंटरेस्ट और पेनाल्टी के लिए हमें कैश डिपॉजिट करना होगा। यहाँ जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एज ए कॉमर्स स्टूडेंट अगर आप बिजनेसमैन हैं, एज ए बिजनेसमैन आपको बहुत अच्छी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर आईजीएसटी कैन बी यूज्ड अगेंस्ट विच लायबिलिटी? इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईजीएसटी का बैलेंस पड़ा होगा तो इससे हम आईजीएसटी की लायबिलिटी, सीजीएसटी की लायबिलिटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको याद रखना है आईजीएसटी से के बैलेंस से कोई भी टैक्स लायबिलिटी आपकी, चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, एडजस्ट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर सीजीएसटी कैन बी यूज्ड अगेंस्ट विच लायबिलिटी? सीजीएसटी लायबिलिटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी लायबिलिटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी लायबिलिटी एंड नन ऑफ देम। तो इसमें भी हमने पॉइंट्स बताया था कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सीजीएसटी का बैलेंस है तो उससे सीजीएसटी और आईजीएसटी एडजस्ट की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर एसजीएसटी कैन बी यूज्ड अगेंस्ट विच लायबिलिटी? तो एसजीएसटी से हम एसजीएसटी एंड आईजीएसटी की लायबिलिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, रिफंड विल नॉट बी अलाउड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट मेड ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। देखिए जहाँ पे एक्सपोर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स के थ्रू होता है, मीन्स हमने जो इम्पोर्टर है उससे हमने जीएसटी कलेक्ट कर लिए, तो वहाँ पे हम जीएसटी को रिफ़ंड करा सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। बट अगर हमने एक्सपोर्ट मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, मीन्स हमने जो परचेज़र था उससे जीएसटी का पेमेंट नहीं रिसीव किया है, तो आपको रिफ़ंड भी रिसीव नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 आपका यूएनओ से रिलेटेड है कि यूएनओ कैन क्लेम रिफंड ऑफ टैक्स पेड
तो इसका करेक्ट आंसर है इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मीन्स यूएनओ ने अगर कोई गुड्स परचेज किया है, चाहे वो इंटर स्टेट सप्लाई हो चाहे इंटर स्टेट सप्लाई हो, तो उस पर जो इनवर्ड सप्लाई होती है, जो गुड्स परचेज या सर्विस आपने अवेल की है, उस पर जो भी जीएसटी का आपने पेमेंट किया उस पर आप रिफंड उसका क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई भी दिया था, इंटर स्टेट सप्लाई भी दिया था, बट यहाँ पे इंटर स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई से मतलब नहीं है, इनवर्ड सप्लाई होनी चाहिए, वो कोई भी हो, तो आप यूएनओ रिफंड क्लेम कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी। तो सारे ही क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और प्रैक्टिकली क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जीएसटी में अगर आपका वर्क होता हो तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल पॉइंट्स है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।